26/11 मुंबई हमले के मुलजिम तहाउर राना की हवालगी की राह हमवार। अमरीकी अदालत ने उसे भारत लाने की दी इजाजत। भारत ने राना की हवालगी का किया था मुतालबा। डेविड कोलमैन हेडली के साथी राना के पास थी मुंबई हमले से मुतालिक अहम मालूमात। जराये के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के वजीर आला के ओहदे के लिए सिद्धारमैया के नाम को दी मंजूरी। डी के शिव कुमार संभालेंगे नायब वजीर आला का ओहदा। पार्टी ने बेंगलुरु में लेजिस्लेचर पार्टी की तलब की है मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी म्यूजियम एक्सपो का करेंगे इफ्तिताह। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में नेशनल म्यूजियम के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का भी करेंगे आगाज। वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई रेल प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म पुरी और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। रेल नेटवर्क की 100% बरक़ीकारी और संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन को डबल करने के मंसूबे को कौम के नाम करेंगे वक्फ। महाराष्ट्र के दौरे पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज मुंबई में काउंसिलरों के साथ करेंगे मीटिंग। बीजेपी महाराष्ट्र स्टेट वर्किंग कमेटी के इजलास में भी करेंगे शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने महीनों के ताअत्तुल के बाद अमेरिकी कर्ज डिफॉल्ट डील तक पहुंचने की जाहिर की उम्मीद। सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर क्योन मैकार्थी मुज़ाकरात पर रजामंद। और खेलों में आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मुकाबला। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 15 रन से दी शिकस्त। पंजाब के लिए प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल। और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में रियल मैड्रिड को दी 4-0 से शिकस्त। बर्नार्डो सिल्वा ने किए 2 गोल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। 26/11 मुंबई हमले के मुलजिम तहाउर राना की हवालगी का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी अदालत ने राना को भारत लाने की इजाजत दे दी है। भारत ने कैनेडियन ताजिर राना की हवालगी की दरखास्त की थी। अहम बात यह है कि डेविड कोलमैन हेडली के मुआविन राना के पास मुंबई हमलों से मुताल्लिक अहम मालूमात थीं। जराये के मुताबिक कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगा दी है। सिद्धारमैया कर्नाटक के वजीर आला होंगे और डी के शिव कुमार नायब वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। बेंगलुरु में आज शाम 7 बजे कांग्रेस पार्टी ने कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है, जिसमें रहनुमा के नाम का ऐलान किया जाएगा। इससे कबल 3 मुशाहिदीन और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी के बावजूद रहनुमा के नाम पर फैसला नहीं हो सका था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी म्यूजियम एक्सपो 2023 का इफ्तिताह करेंगे। ये 47वां बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। इस साल के लिए बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे का मौजू अजायब घर, पायदारी और बहबूद है। म्यूजियम के पेशावर अफराद के साथ एक जामे मुकालमा शुरू करने के लिए म्यूजियम एक्सपो को डिज़ाइन किया गया है, ताकि उन्हें भारत की सकाफती सफारतकारी में अहम किरदार अदा करने वाले सकाफती मराकज़ के तौर पर तैयार किया जा सके। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आने वाले नेशनल म्यूजियम के वर्चुअल वॉक थ्रू का इफ्तिताह करेंगे। यह म्यूजियम भारत के माजी के तारीखी वाक़यात,
शख्सियात, ख्यालात और कामयाबियों को उजागर करने और दिखाने की एक जामे कोशिश है जिन्होंने भारत के हाल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म अल-अक़वामी म्यूज़ियम एक्सपो का शुभंकर ग्राफिक नॉवेल म्यूज़ियम में एक दिन भारतीय म्यूज़ियमों की डायरेक्टरी, कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप और म्यूज़ियम कार्ड भी जारी करेंगे। इस तकरीब में दुनिया भर के सकाफती मराकज़ और अजायब घरों के बैनुल-अक़वामी वफूद भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई रेल प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पुरी और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन उड़ीसा के खोरधा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालासोर अजला और मगरबी बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर अजला से गुजरेगी। ये ट्रेन मुसाफिरों को कम वक्त में आरामदेह और आसान सफ़र का तजुर्बा फराहम करेगी। इससे सयाहत को फ़रोग मिलेगा और खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। रीडेवलपमेंट स्टेशनों में रेल मुसाफिरों को आलमी मेयार का तजुर्बा फराहम करने के लिए तमाम जदीद सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ओडिशा में 100% बरक़ी रेल नेटवर्क का इफ्तिताह करेंगे। इससे ऑपरेशन और देखभाल की लागत कम होगी और दरामद शुदा खाम तेल पर इन्हिसार कम होगा। संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन को डबल करने का भी इफ्तिताह करेंगे। वो बिच्छुपाली जरथरबा के दरमियान नई ब्रॉड गेज लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे। इससे ओडिशा में स्टील, बिजली और कानकनी के शोबों में तेज़ी से सनअती तरक्की के नतीजे में बढ़ती हुई ट्रैफिक मुतालबात को पूरा करने में मदद मिलेगी और इन रेल हिस्सों में मुसाफिरों की नकल व हरकत पर दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 24 मई तक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का पहला मरहला जापान होगा, जहां वो हिरोशिमा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो कशीदा की दावत पर हिरोशिमा में G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पार्टनर ममालिक के साथ G7 के मुख्तलिफ अजलासों से खिताब करेंगे। इन मुलाकातों में दुनिया में अमन व इस्तेहकाम और खुराक, खाद और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो कशीदा के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे और छोटी कॉन्फ्रेंस में शरीक कुछ लीडरों के साथ अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। जापान से वज़ीर-ए-आज़म पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा महाराष्ट्र के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। बीजेपी सदर मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। उसके साथ मुंबई में काउंसिलरों के साथ मीटिंग भी की जाएगी। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर माशरे के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बातचीत करेंगे। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद वो पुणे में बीजेपी महाराष्ट्र स्टेट वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और पार्टी की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज श्री दिल्ली गुजराती समाज के 125 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा पुरवकार तकरीब से खिताब करेंगे। श्री दिल्ली गुजराती समाज की बुनियाद 1897 में दिल्ली में आबाद कुछ गुजरातियों ने रखी थी। दिव्यांगों को बाख्तियार बनाने का महकमा आज आलमी काबिल रसाई बेदारी का दिन मना रहा है। DEPWD का विजन एक जामे माशरे की तश्कील है जिसमें माजूर अफराद की नशोनुमा और तरक्की के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। भारत सरकार के समाजी इंसाफ व तफ़वीज़ इख्तियारात की वजारत के तहत DEPWD मुल्क के दिव्यांगों के तमाम तरक्याती एजेंडे की देखभाल करने वाली नोडल बॉडी है। DEPWD महकमा पूरे भारत में 80 से ज़्यादा मकामात पर प्रोग्राम का एहतमाम करेगा। दिव्यांगों के लिए टेक्नोलॉजी को काबिल रसाई और काबिल इस्तेमाल बनाने के मकसद के साथ महकमा वेबसाइट्स तक रसाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मुआविन टेक्नोलॉजी और माजूरी की नुमाइंदगी जैसे मौज़ूआत पर सेमिनार और वेबिनार्स का भी
एहतमाम करेगा। तमाम प्रोग्रामों में टेक्नोलॉजी तक रसाई के माहिरीन तालीम, सनत के रहनुमा, पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। इसके अलावा हज़ारों दिव्यांग भी इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। आयुष की वजारत आज से नई दिल्ली में 2 रोज़ा कौमी आयुष मिशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। आयुष के वज़ीर सरबानंद सोनोवाल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के सेहत और आयुष के वज़रा समेत जम्मू व कश्मीर के नुमाइंदे मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक और आयुष के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मंशरा महेंद्र भाई भी आयुष की वजारत के दीगर अफसरान के साथ इफ्तिताही इजलास में मौजूद होंगे। इस मौके पर आयुष की वजारत के एक ICT पहल भी शुरू की जाएगी। कौमी आयुष मिशन वजारत आयुष का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतों के फ़ाल ताउन से ये रियासतों में सेहत और तंदुरुस्ती के मंजरनामे को बदल रहा है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस स्टेक होल्डर्स के दरमियान बेहतर तालमेल की राह हमवार करेगी और आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के कामकाज को मजबूत करेगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाली रियासत मौजू माहिरीन कौमी आयुष मिशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करेंगे, जिसमें NAM के तहत बजट की शमूलियत को बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मुद्दत के दौरान जैसे कि आयुष की सेहत की सहूलियात को दवाइयों की बेहतर फराहमी के काबिल बनाने के लिए तालीमी माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करना, आयुष के लिए इस्तेदाद कार में इजाफा और आयुष सेहत की फलाह बहबूद के मराकज़ को अपग्रेड करना, सेहत आम्मा को मजबूत बनाना और तहकीकी तफसीलात के लिए तकनीकी इंज़माम को दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने दिल्ली में NCC की माउंट यूनम मुहिम के तहत 18 कैडेट्स के दस्ते को झंडी दिखाकर रवाना किया। NCC की इस कोह पैमाई मुहिम में 11 तालिबा कैडेट्स भी शामिल हैं। ये कैडेट्स हिमाचल प्रदेश में 6111 मीटर यानी 20,049 फीट की बुलंद वाक़े यूनम चोटी को फतह करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि 1970 के बाद से अब तक का ये 85वीं NCC कैडेट कोह पैमाई मुहिम है। मुहिम का हिस्सा बनने के लिए कैडेट्स बहुत पुरजोश थे। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने वज़ीर ममलिकत बराए दिफा, NCC के डायरेक्टर जनरल और कैडेट्स के साथ खुसूसी बातचीत की। राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक दल माउंट यूनम जा रहा है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है रक्षा राज्य मंत्री साहब ने। कोविड के बाद ये पहला प्रयास है कि हमारे कैडेट्स यूनम माउंटेन पर, जिसकी ऊंचाई 6111 फीट है, इस पर जा रहे हैं। पूरी फैसिलिटीज़ उनके साथ हैं, ऑक्सीजन होगी, डॉक्टर्स होंगे, पोर्टर्स होंगे, जो चीज़ हैं उनके साथ, उनके कुक होंगे, उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दिया जाएगा और उनके साथ वो विशेषज्ञता रखने वाले लोग जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय पाई। NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह साहब हमारे साथ हैं। ऑनरेबल RRM ने NCC की एक्सपीडिशन को फ्लैग ऑफ किया है माउंट यूनम में 6111 फीट की ऊंचाई पर। और पिछले साल हमने अपने कैडेट्स ट्रेन किए थे माउंटेन कोर्सेज में, कुछ इस साल के शुरू में ट्रेन किए, बिकॉज कोविड के दौरान 2 साल के अंदर हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए और 3 साल के बाद में ये हमारी पहली एक्सपीडिशन है। बॉयज़ गर्ल्स बराबरी के हिस्सेदार हैं, कैडेट्स अच्छी तरह से ट्रेंड है, पूरा जोश है और सेफ्टी के साथ, ट्रेनिंग के साथ ये एक्सपीडिशन करेंगे। साथ साथ में नेचर को कैसे प्रिजर्व करना है, वहाँ पे कोई कचरा नहीं छोड़ के आना। 18 NCC कैडेटों का एक दल माउंट यूनम जा रहा है, किस तरह का उत्साह है? बात करते हैं कैडेटों से। उज्जवल, किस तरह का उत्साह है आप में? बहुत ज़्यादा सर, बहुत जोश है। सभी कैडेट्स का भी मोरल एकदम हाई है और सब के सब कैडेट्स तैयार है। हमारा बैग भी तैयार है और हम चढ़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था 1 महीने NCC के द्वारा, फिर उसके बाद हम एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए गए कुछ कैडेट्स। इसके बाद ये एक्सपेडिशन आने पर हमने यहाँ पे 15 दिन ट्रेनिंग करी, रिगरस ट्रेनिंग करी। सुबह हम रनिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शाम को हमारे लेक्चर्स होते हैं टेक्निकल इक्विपमेंट को रिलेटेड। अब हम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जाएंगे मनाली, वहाँ 10 दिन ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम उसके बाद यूनम एक्सपेडिशन को शुरुआत करेंगे।
नीता, आप क्या कहेंगे, गर्ल्स होके कितना जोश है? सब कितने बहुत इरादे बुलंद हैं? सब बहुत हाई जोश है सर। और सर हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अपना रक्षक वगैरह हमने रेडी कर दिया है और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। फुल तैयार है हम इस एक्सपीडिशन के लिए, और इसके बाद क्या टारगेट रहेगा आपका एवरेस्ट के लिए। हम माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी करेंगे सर ज़रूर, माउंट यूनम के बाद सर। तो कहीं ना कहीं ये कैडेट हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। इन 18 कैडेट्स में 11 छात्रा कैडेट हैं और 7 छात्र कैडेट हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनका हौसला पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है। माउंट यूनम को फतह करने के बाद इनका अगला टारगेट माउंट एवरेस्ट होगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अपनी महारत और जज्बे से माजूर अफराद रोज एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं और इसकी जिंदा मिसाल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के हरौली सब डिवीजन के तहत बटसाली गांव के एक माजूर किसान रमन कुमार हैं। माजूर होने के बावजूद रमन कुमार ने तरक्की पसंद किसान बनकर नौजवानों और खासकर आम लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। पेश है ये रिपोर्ट। माजूर होने के बावजूद कैसे कोई शख्स अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसकी मिसाल कायम की है हिमाचल प्रदेश के ऊना के भटसाली गांव के तरक्की पसंद किसान रमन कुमार ने। छोटी उम्र में एक हादसे की वजह से माजूर होने वाले रमन कुमार ने तालीम के साथ साथ खेतीबाड़ी में भी अपने वालिदैन की मदद करना शुरू कर दी। आज रमन कुमार कुदरती खेती के मैदान में एक नामवर किसान पर तकरीबन 4 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। रमन का कहना है कि जब उसने काश्तकारी शुरू की थी तो केमिकल से भरपूर खेतीबाड़ी करता था, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार में कमी के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। रमन कुमार ने बताया कि केमिकल फार्मिंग से निजात पाने के लिए उन्होंने कुदरती खेती की तरफ रुख किया और पालमपुर में उसकी तरबियत हासिल की। उसके बाद उन्होंने 25 बीघा जमीन पर कुदरती काश्तकारी शुरू की, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ और ज़राअत के अखराजात में भी कमी आई। प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि जब अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है, हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। महकमे ज़राअत के हरौली ब्लॉक में खिदमात अंजाम देने वाले ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर अंकुश कुमार शर्मा ने बताया कि साल 2018 में जिला के किसानों को कुदरती खेती के शोबे में तरगीब देने के लिए 6 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ हरौली ब्लॉक में तकरीबन 2000 किसानों ने कुदरती खेती को अपनाया है। छोटे स्तर से लेकर अधिक दो कनाल से लेकर 1-2 कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं। रमन कुमार ने कुदरती खेती को अपनाकर न सिर्फ खुद को इस कारोबार में मुकम्मल तौर पर कायम किया है, बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम किया है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात बैनुल अक़वामी खबरों की। अमेरिकी सदर जो बाइडन और अमेरिकी कांग्रेस के सरकर्दा रिपब्लिकन क्योन मैकार्थी ने बुध के रोज उम्मीद जाहिर की कि माशी बहरान को कम करने के लिए हुकूमत के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की हद को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। सदर जो बाइडन और ऐवानी नुमाइंदगान के स्पीकर ने 1 माह के तातुल के बाद बातचीत पर इत्तेफाक किया। मंगल को 1 घंटे की तवील कर्ज की हद की मीटिंग में सदर जो बाइडन के जरिए स्पीकर क्योन मैकार्थी के मुआविनीन के साथ बराह रास्त बातचीत करने के लिए ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट और बजट डायरेक्टर शालंदा यंग और व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर स्टीव रिचिटी को मुंतखब किया गया था। सदर बाइडन ने कहा कि मंगल को 1 घंटे तक चली मीटिंग अच्छी और समर आवर रही। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमें आमने सामने होंगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए
आरसीबी को किसी भी कीमत पर सनराइजर्स के खिलाफ मैच जीतना होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस सीजन में अब तक कुल 12 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसने 6 जीते हैं, जबकि उतने ही मैचों में से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसी सूरत हाल में आरसीबी की टीम आज जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। दूसरी जानिब इस सीजन में सनराइजर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन रही है। टीम ने कल कुल 12 मैचेस खेले हैं, जिनमें उसने सिर्फ 4 मैच जीते हैं और इस तरह प्लेऑफ की दौड़ से भी टीम बाहर हो चुकी है। सनराइजर्स की कोशिश अपने बकिया दोनों मैच जीतकर अपनी मुहिम का खात्मा करने की होगी। आईपीएल में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 15 रन से शिकस्त दी। इस शिकस्त के साथ ही पंजाब की टीम प्लेऑफ की दौड़ से तकरीबन बाहर हो गई है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के सामने जीत के लिए 214 रन का बड़ा हदफ रखा था। दिल्ली के लिए रैली रूसो ने सबसे ज़्यादा नॉट आउट 82 रन बनाए। इनके अलावा पृथ्वी शा ने भी 54 रन की इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर ने 46 और फिलिप सॉल्ट ने 26 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से दिए गए हदफ का इंतखाब का ताक़ुब करते हुए पंजाब की टीम सिर्फ 198 रन ही बना सकी और मैच हार गई। पंजाब की जानिब से लिविंगस्टोन ने सबसे ज़्यादा 94 रन बनाए। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। बुध की रात रियल मैड्रिड के साथ खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे मरहले के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने 4 से कामयाबी हासिल की। मैच के आगाज से ही मेन सिटी खेल पर हावी रहा। मैनचेस्टर सिटी की जानिब से बर्नार्डो सिल्वा ने पहले हाफ में 2 गोल करके टीम को 2-0 की बरतरी दिला दी। इसके बाद दूसरे हाफ में अकांजी ने 76वें मिनट में टीम को तीसरी कामयाबी दिलाई। फिर अल्वारेज ने इजाफी वक्त में चौथा गोल करके टीम को 4-0 से फतेह दिलाई। चैंपियंस लीग का फाइनल 10 जून को मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के दरमियान खेला जाएगा। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये और उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है ज़फ़र याब जिलानी का इंतकाल। जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत थे, माहिर कानून दा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और मुतअद्दिद तालीमी समाजी इदारों से वाबस्ता थे। इसके अलावा आईन आलम सफ़े की अहम सुर्खियाँ हैं। मौलवी अब्दुल कबीर अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुक़र्रर। ये फ़ैसले हुकूमत पर कंट्रोल को सख्त करने और अफ़गान मीडिया को मुनज़्ज़म करने के नए इक़दामात की नुमाइंदगी करते हैं। दीगर सुर्खी है मिस्र ने खजूरों का सबसे बड़ा बाग लगाकर गिनीज़ बुक में नाम दर्ज किया। और एक और अहम सुर्खी 5 वर्षों के दौरान आलमी दर्ज हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की हद से तजावुज़ करने का इंतबाह। और अब बात रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है खादों की मुनासिब कीमतों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने का फैसला। और खेल सफ़े की खबर है जुमेरात से हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान की सीरीज़। हिंदुस्तानी ख़वातीन हॉकी टीम जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज़ का आगाज़ करेगी। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस के आलमी सफ़े की सुर्खी है गिरदाबी तूफ़ान मोचा से म्यांमार में 81 अफराद की मौत। 11.5 हज़ार घरों और 73 इबादत गाहों को पहुंचा नुकसान। आज अखबार से बस इतना ही। और अब नाजरीन मौसम का हाल।
नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।